गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नॉलेज फॉर एवरीवन के सीजन में आपका स्वागत है। क्यूबरनेटिस बेसिक्स से पढ़ रहे हैं हम। आज डे 2 है। डे 2 शुरू करेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों को सरस्वती वसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप कि ये साल आपका अच्छा जाए और आप लोग जितने भी लोग जॉब की स्विच की तैयारी कर रहे हैं उनकी जॉब स्विच हो जाए, और जितने लोग ये सेशन नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं उनको नॉलेज मिले। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था क्लाउड के बारे में कि क्लाउड बेसिकली क्या क्या सर्विसेज ऑफर करता है। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने आपको ये बताया था कि क्लाउड में सर्विसेज किस तरीके से प्रोवाइड की जाती हैं, किस मॉडल में, प्राइवेट, पब्लिक और हाइब्रिड। बट जो मेन चीज आपको समझाना था वो ये था कि क्लाउड के अंदर सर्विसेज क्या होती हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीक भी बोला था कि तीन मेजर सर्विसेज होती है: इंफ्रा एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये तीन मेजर सर्विस होती हैं क्लाउड की। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, बट अभी हम इन तीनों के ऊपर ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि आप ये जो सारी चीजें पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप चाहे क्लाउड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो या आप नॉर्मल जो आप इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब आप पढ़ते हो, तो बेसिक जो बहुत बेसिक चीज होती है आपके अब तक के एक्सपीरियंस में, वो क्या है? फिजिकल रिसोर्सेज। तो आप ये जानते हो कि अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हो किसी भी सर्वर के ऊपर, किसी भी टेक्नोलॉजी में, किसी भी रोल पे, वो सारे सर्वर्स जो होते हैं या वो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो किसी न किसी फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर डिप्लॉय किए जाते हैं और उन्हें रन किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे फिजिकल रिसोर्सेज के बारे में कंप्यूट के अंदर। कि कंप्यूट, अब आप एक कंप्यूटर भी कह सकते हो जो आप नॉर्मल घरों में यूज करते हो, या आप सर्वर कह सकते हो जो इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है एज ए एंटरप्राइज लेवल। दोनों के ही केस में आपको फिजिकली रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, और ये पूरी स्टोरी जो है वो ग्राउंड जीरो से शुरू होती है जहां पे आप फिजिकल से काम शुरू करते हो। सबसे पहला होता है आपका सर्वर। ठीक है, अब आप इसको कोरिलेट करने के लिए आप अपने लैपटॉप से कंपेयर कर सकते हो। जैसे आपके लैपटॉप के अंदर रैम होता है, ठीक है, सीपीयू होता है जो आप खरीदते हो i5 i7, हार्ड डिस्क होती है जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। ठीक है, ये तीन बेसिक रिसोर्स होते हैं फिजिकल जो आपके पास होते हैं आपके लैपटॉप के पास, लैपटॉप के अंदर। सिमिलरली इंडस्ट्री के अंदर जब हम सर्वर्स की बात करते हैं तो वहां भी सेम इसी तरीके से सर्वर्स होते हैं जिनके अंदर सीपीयू, रैम और हार्ड डिस्क होती है। इसके अलावा आप अपने लैपटॉप पे कभी ना कभी एक्सटर्नल स्टोरेज कनेक्ट करते होगे, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, आपका डेटा ज्यादा होता है तो दैट इज योर एक्सटर्नल स्टोरेज। तो सिमिलरली इंडस्ट्री के अंदर जो एंटरप्राइज लेवल पे जो भी काम होता है वो बहुत ह्यूज साइज में होता है डेटा। तो उन डेटा को स्टोर करने के लिए आप सर्वर की जो स्टोरेज होती है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि आप उसमें सारे डेटा को स्टोर कर सको, इसलिए आपको एक्सटर्नल स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है आपके कंप्यूटर के अंदर वो होता है आपका स्विच एंड राउटर। स्विच एंड राउटर क्या होता है कि आपने देखा होगा आपके घर में भी एक राउटर लगा होगा जिसके थ्रू आप इंटरनेट को कनेक्ट करते हो। सिमिलरली आपके डेटा सेंटर में भी स्विच और राउटर होते हैं। स्विच और राउटर दो अलग डिवाइस होते हैं। ठीक है, स्विच का काम होता है मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करके ट्रैफिक को आके लेके जाना, और राउटर आपके नेटवर्क से बाहर का कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये जो तीन फिजिकल डिवाइसेस हैं ये किसी भी तरीके के कंप्यूटर में रिक्वायर्ड होते हैं, चाहे आप अपने पर्सनली आप अपने होम पे देखते हो, आप अपने पर्सनल लैपटॉप्स के लिए, या आप इंडस्ट्री के अंदर सर्वर्स के लिए देखते हो, दोनों के लिए इक्वली वैलिड है। ठीक है, इन्हीं फिजिकल रिसोर्सेज से आगे इंडस्ट्री जो है वो स्टोरी हमारी पूरी क्लाउड की चलती है। अब इस स्लाइड में मैंने आपको सॉफ्टवेयर स्टैक के बारे में थोड़ा कंपैरिजन करके दिखाया है कि जो मैंने आपको प्रीवियस भी क्लास में बोला था 5 लेयर्स, तो L1 L2 L3 L4 एंड L5। ठीक है, आप इसको, मैं कुछ सालों पहले ही इंट्रोड्यूस हुई है। इससे पहले इंडस्ट्री कैसे काम करती थी? इससे पहले नो क्लाउड होता था। नो क्लाउड मीन्स कि कोई क्लाउड की बात नहीं करता था। तब क्या होता था कि आपकी जो पांचों लेयर्स हैं, ऑल 5 लेयर्स, फिजिकल से लेके ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉन्फ़िगरेशन, डिपेंडेंसी, सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग जो है वो एक सिंगल एक टीम के पास होता था, जिसको कि आप कोई भी बोल सकते हो। जैसे कि आप अगर किसी भी फंक्शंस पे आप काम करते होगे किसी भी टेक्नोलॉजी में, तो आपने देखा होगा कि आपके यहाँ जो काम है वो पूरा डेटा सेंटर से शुरू होता था। मतलब ये कि डेटा सेंटर में फिजिकल सर्वर्स भी आपके अपने होते थे और ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप खुद डालते थे, और उसके बाद जो भी सॉफ्टवेयर उसके ऊपर जो भी एप्लीकेशन रन करता था वो भी आप खुद कंट्रोल करते थे। तो ऑल 5 लेयर्स जब क्लाउड नहीं था तो वो कंप्लीटली एक सिंगल टीम के पास होते थे जिनको हम एप्लीकेशन टीम बोलते थे।
देन जब क्लाउड ने एंट्री किया, जब क्लाउड आया तो क्लाउड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? क्लाउड ने ये बोला है कि हम सबसे पहला जो सर्विस दिया था क्लाउड ने, दैट वाज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का क्या मतलब होता है कि आप फिजिकल जो रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज कौन कौन से, अगर आप, मैं प्रीवियस स्लाइड में जाता हूँ आपके पास, तो आप देखो प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बोला सर्वर, स्टोरेज एंड राउटर, स्विच एंड राउटर। तो मतलब ये तीनों फिजिकल रिसोर्सेज को अगर मैं वर्चुअली कन्वर्ट कर देता हूँ, मींस कि मैं एक फिजिकल सर्वर को वर्चुअल मशीन बना देता हूँ, फिजिकल स्टोरेज को मैं वर्चुअल स्टोरेज बना देता हूँ, एंड फिजिकल नेटवर्क को मैं वर्चुअल नेटवर्क बना देता हूँ। तो इन तीनों को करने के बाद जो उसके ऊपर जो भी काम करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो जब क्लाउड इंट्रोड्यूस हुआ था, तो सबसे पहले उसने इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ऑफर किया था अपने कस्टमर्स को। तो उसके अंदर क्या होता है कि ये जो आपकी जो फिजिकल लेयर है, अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो तो यहाँ पे मैंने माउस को पॉइंट किया है, इस फिजिकल लेयर को क्लाउड को दे दिया गया, एंड क्लाउड की जो टीम होती है, जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है, सर्विस प्रोवाइडर, वो इस हार्डवेयर को मेंटेन करता है। मींस अब आपको डेटा सेंटर खरीदने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली अगर मान लो आप एज्यूम करो कि आपको कोई एक वेबसाइट, एक जनरल यूज केस एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपको एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है? आपने मान लो कोई एक स्टार्टअप खोला है और आप कहते हो कि मुझे एक वेबसाइट चलानी है। तो नॉर्मल जो तरीका होता है वो क्या कहता है कि आपको पहले एक फिजिकल सर्वर खरीदना पड़ेगा, फिजिकल स्टोरेज, फिजिकल नेटवर्क, एंड देन आपको उसको किसी एक फिजिकल बिल्डिंग में उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके बाद आप उस फिजिकल सर्वर के ऊपर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे, कॉन्फ़िगरेशन करोगे, डिपेंडेंसी, देन आप अपनी वेबसाइट को उसके ऊपर इंस्टॉल करोगे, ठीक है? जो जो भी आपका वेबसाइट का सॉफ्टवेयर होगा, इस तरीके से आपका कंप्लीट वेबसाइट रन करता है। लेकिन अगर आप देखो आज की डेट में हम जिस तरीके से काम करते हैं, आप कैसे करते हो? आपको अगर एक वेबसाइट लॉन्च करना होता है तो आप क्या करते हो? आप पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हो। पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म मतलब पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स, जैसे कि आपका अमेज़न हो गया, एडब्ल्यूएस, एज़्योर, गूगल जीसीपी, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर हो गया, ठीक है? ओरेकल ओसीआई हो गया, ये सब पब्लिक प्रोवाइडर्स हैं। पब्लिक प्रोवाइडर्स क्या करते हैं? आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफर करते हैं। वो ये कहते हैं कि आपको एक फिजिकल डेटा सेंटर खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको फिजिकल सर्वर्स को भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक वर्चुअल मशीन मिलेगी। आप एक वर्चुअल मशीन बना सकते हो जिसके ऊपर आप अपना सारा काम कर सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम L2, L3, L4 एंड L5। इसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, ये आपका चलता था, अभी भी ये बहुत बेसिक सर्विस मानी जाती है क्लाउड की, सबसे पहली और बेसिक सर्विस। देन सेकंड जो आपकी सर्विस आई थी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इट वाज अ गेम चेंजर। ठीक है, गेम चेंजर क्यों है? क्योंकि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के आने के बाद से आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें काफी बड़ा रिवोल्यूशन आया, और मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि ये मैं आपको कैसे बता रहा हूँ। आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में बेसिकली आप अभी देखो क्या होता है कि L1, L2, L3, ये जो तीन लेयर्स हैं ये पूरी की पूरी प्लेटफॉर्म के पास होती है, जो कि आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको देता है। आप जब एज अ कस्टमर जाते हो, एज अ सर्विस यूजर, आप क्या करते हो? L3, L4 एंड L5, सिर्फ दो लेयर्स पे ही आप काम करते हो, और नीचे की तीन लेयर्स आपको ऑटोमेटिकली क्लाउड से मिलती हैं, और आपको इससे कोई लेना देना नहीं होता कि वो आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, कैसे वो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। आप सिर्फ उससे रिसोर्सेज डिमांड करते हो कि मुझे इतनी रिसोर्सेज चाहिए अपने सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। ठीक है, जो लास्ट है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसमें तो मैंने आपको एग्जांपल के साथ भी बताया था, जैसे कि ऑफिस 365 एक बेस्ट एग्जांपल है, गूगल ड्राइव आपका एक एग्जांपल है, आई क्लाउड एक एग्जांपल है। जो भी स्टोरेज आप यूज करते हो जिसमें आप कंप्लीट सॉफ्टवेयर को आप डायरेक्टली यूज करते हो, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसमें क्लाउड कंपनी ही सारी चीजें खुद बता रहा था कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसको हम इतना ज्यादा एम्फेसिस मैं नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इसके अंदर हम टेक्निकली पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये क्लाउड वेंडर खुद मैनेज करता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये दो ऐसे क्लाउड की सर्विसेज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली जो आईटी टेलीकॉम में जो लोग काम करते हैं और जो क्लाउड के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये दो सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं दोनों सर्विसेज के ऊपर मेरा फोकस होता है। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत सारी चीजें बताता हूँ। आगे बढ़ता हूँ। मैं सबसे पहले प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कैसे पॉसिबल है? क्वेश्चन ये आता है, अगर आप विजुअलाइज करने की कोशिश करो, अगर आप में से किसी भी बंदे ने अगर डेटा सेंटर में काम किया हुआ है, ठीक है, अगर आपने एक सर्वर अपने हाथ से इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपने ये देखा होगा कि आप सबसे पहले एक फिजिकल सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क जो भी होता था आपको डेटा सेंटर में मिलता था, आप उसको माउंट करते हो, पावर ऑन करते हो, एंड देन आप सर्वर के अंदर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, एंड देन आप उसकी ओएस रिलेटेड सेटिंग्स करते हो। देन उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल करते थे जिसके अंदर आपकी ऐप डिपेंडेंसी भी इनबिल्ट होती थी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम ये बोलते हैं कि एक कंटेनराइजेशन कॉन्सेप्ट आया है, डॉकर कंटेनराइजेशन। अब डॉकर कंटेनराइजेशन देखो क्या है।
2013 या 14 ईयर है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। उस ईयर में एक कंपनी बनी थी जिसका नाम था डॉकर इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। उस कंपनी ने एक रिवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर बनाया था जिसका नाम था डॉकर इंजन, ठीक है। डॉकर इंजन ने जो कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, वो कॉन्सेप्ट ने पूरी इंडस्ट्री को मजबूर किया कि अपनी जो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी थी उनको बदलनी पड़ी। इससे पहले इंडस्ट्री में जब क्लाउड की एंट्री हुई थी, क्लाउड से भी थोड़ा पहले वर्चुअलाइजेशन की एंट्री हुई थी, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन क्या कहता था कि आप अपने जो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि स्टोरेज हो गया, आपका सर्वर हो गया, आपका नेटवर्क हो गया, उसको आप वर्चुअल में कन्वर्ट कर सकते हो, वर्चुअल वीएम बना सकते हो, आप वर्चुअल नेटवर्क बना सकते हो, आप वर्चुअल स्टोरेज बना सकते हो, ठीक है। अब ये है नॉर्मल, आपका नॉर्मल मॉडल, ठीक है, जिसमें आप अपना वर्चुअलाइज में आप अपना सॉफ्टवेयर ओएस इंस्टॉल करते हो, ओएस में आप सारी काम करते हो। लेकिन डॉकर कंपनी पैरेलली एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही थी जिनका ये मानना था कि हम जो लेयर 4 है एंड लेयर 5 है, इसको पूरे स्टैक से अलग कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आप एक कंप्लीट स्टैक देखते हो, कंप्लीट स्टैक के अंदर आपका जो लेयर 1 2 3 है, इसको हम लेयर 4 एंड 5 से सेग्रीगेट करके, सेपरेट करके अलग कर सकते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से काट सकते हैं। और ये 4 एंड 5 एक हम कंटेनर बनाएंगे, ठीक है। कंटेनर बेसिकली क्या होता है, एक लॉजिकली एक जोन होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो अपने हार्डवेयर के ऊपर, उस हार्डवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही एक स्पेसिफिकली जोन बन जाता है। जोन का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहां पे कोई जा नहीं सकता, ठीक है, जहां पे खुद ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं जा सकता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, वो भी उस जोन के अंदर एंट्री नहीं कर सकता, बिकॉज उसने एक आइसोलेटेड एरिया क्रिएट करके दे दिया, जिसको वो कंटेनर बोलता है। अब उस कंटेनर के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, उस कंटेनर के अंदर होता है आपका लेयर 4 एंड लेयर 5, जो कि एप्लीकेशन टीम लेकर आती है। तो एप्लीकेशन टीम जो है वो एक कंटेनर के फॉर्म में आ जाती है, बहुत स्मॉल लाइट वेट एप्लीकेशन आप कह सकते हो, एक एरिया होता है। आपके मेन प्लेटफॉर्म को आप एक आइसोलेट कर देते हो, और ये कैसे करते हो आप, विद द हेल्प ऑफ डॉकर इंजन। तो आपको अपने सिस्टम के ऊपर, आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक डॉकर इंजन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर ये चीज प्रैक्टिकली अगर आप टेस्ट करना चाहते हो, तो आपको मैं पुराने सेशन का लिंक दे दूंगा, जिसमें आप ये देख सकते हो कि हम अपने लैपटॉप के ऊपर एक वीएम बनाते हैं, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो कि वीएम बनाते हैं। उस वीएम में आप ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो। देखो, एक टर्म होता है FOSS, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि फ्री हो, एनी लाइनेक्स, मैं अभी लाइनेक्स की बात कर रहा हूँ, मैं विंडो की बात नहीं कर रहा हूँ। इवन दो डॉकर जो है वो विंडो भी सपोर्ट करता है, बट मैं लाइनेक्स की बात कर रहा हूँ। एनी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आपको मिलता है, आप अपने वीएम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, और उसके बाद आप बेसिक जो सेटिंग्स होती हैं ओएस की, वो आप कर सकते हो, जैसे कि इंटरनेट कनेक्ट करना, यूजर क्रिएट करना, जो भी बेसिक कर्नल अपडेट करना। देन उसके बाद आप अपने सिस्टम में आप एक डॉकर का इंजन इंस्टॉल करोगे, डॉकर इंजन, ठीक है। जब आप डॉकर इंजन इंस्टॉल करोगे, तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप मल्टीपल कंटेनर्स रन कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको एक लैब एक्सरसाइज बता दी है, आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हो कमिंग वीक के अंदर, ठीक है। मैं आपको भी थोड़े कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बिकॉज ये एक नया कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो आपके जो फिजिकल जितने भी रिसोर्सेज होते थे, जैसे कि सीपीयू, रैम, स्टोरेज एंड नेटवर्क, ये सारे रिसोर्सेज को अब आप भूल जाओ। ये कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, फिजिकली आ रहे हैं, वर्चुअली आ रहे हैं। मतलब ये कि एक वर्चुअल मशीन भी हो सकती है, ये एक फिजिकल सर्वर भी हो सकता है। उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है, मतलब एक होस्ट, मैं एक होस्ट की बात कर रहा हूँ, एक फिजिकल होस्ट, चाहे वो फिजिकली एक सर्वर हो, चाहे वो एक वर्चुअल मशीन हो, उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है। अब देखो, लाइनक्स जो होता है वो कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। कर्नल उसका बिल्कुल कोर इंजन होता है लाइनक्स का। कर्नल जो है एक टेक्नोलॉजी पे काम करता है जिसका नाम होता है नेम स्पेस, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, नेम स्पेस। नेम स्पेस बेसिकली हम कहते हैं ग्रुपिंग, कि आप जो रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे सीपीयू, रैम, स्टोरेज, नेटवर्क, ये आपको पता है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आपके पास आते हैं। अगर मान लो आप एक कोई सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो ऑन टॉप ऑफ योर एप्लीकेशन, ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो हमेशा आपके ओएस के थ्रू पास होके आपके पास जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसे हम बोलते हैं नेम स्पेसिंग। नेम स्पेसिंग क्या करता है, नेम स्पेसिंग आपके इन रिसोर्सेज को, जैसे ये सीपीयू है, रैम है, इनको जो है लॉजिकली डिवाइड कर देता है अलग अलग ग्रुप्स में। तो अब आप कह सकते हो जैसे सीपीयू को आप नेम स्पेस 5 नेम स्पेस में बांट सकते हो, तो नेम स्पेस 1 2 3 4 एंड 5। अब आप ये जो डॉकर इंजन है, ये इस काम को करता है। नेम स्पेसिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो डॉकर इंजन इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। और ये फिर क्या करता है, ये एक स्पेशल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक जोन बना देता है, जिस जोन को हम कंटेनर बोलते हैं। कंटेनर 1, कंटेनर 2, 3 4 एंड 5। इसकी कोई लिमिट नहीं होती, आप एन नंबर ऑफ कंटेनर्स लॉन्च कर सकते हो अपने एक सिस्टम के ऊपर, होस्ट के ऊपर।
अब आप बोलोगे कि कंटेनर्स की लिमिट तो नहीं है। यस, कंटेनर की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज की लिमिट है। रिसोर्सेज की लिमिट कैसे होती है? देखो, अब जब आपका ये कंटेनर क्रिएट होता है, ठीक है, जब भी ये कंटेनर क्रिएट होता है, ये कंटेनर क्या करता है? ये रिसोर्सेज की डिमांड करता है अपने फिजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम से, मतलब अपने होस्ट से। तो होस्ट से जब ये डिमांड करता है रिसोर्सेज की, तो ये क्या करता है? इसने ग्रुप बना रखा है अलग अलग, सीपीयू, रैम, सबके लिए। उसके बेसिस पर ये क्या करता है? इसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो एक कंटेनर दूसरे कंटेनर से प्योरली आइसोलेटेड है। इस कंटेनर को नहीं पता कि इसके बराबर में कौन सा कंटेनर चल रहा है। तो आप ये समझ सकते हो कि वर्चुअली फॉर्मेट में ये एक लॉजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब आपके मेन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक एरिया जिसको आपने जोन बना दिया, उसको आप लॉजिकली ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहे हो। लॉजिकल, मैंने आपको वर्चुअल नहीं बोला है, लॉजिकल बोला है। लॉजिकल मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह बिहेव करता है। जब भी ये कंटेनर रन करेगा तो इसको ऐसा लगेगा कि ये एक फिजिकली एक सर्वर के ऊपर चल रहा है, लेकिन एक्चुअली ये लॉजिकल एरिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने लिखा हुआ है कि डॉकर इंजन कन्वर्ट लाइनेक्स कर्नल इनटू नेम स्पेसेस टू डिवाइड रिसोर्सेज, सीपीयू, रैम, स्टोरेज इनटू मल्टीपल जोन्स। तो ये डॉकर इंजन ही कर पाता है, और ये डॉकर कंपनी ने जो सॉफ्टवेयर बनाया था ईयर 2013 और 14 में, उस टाइम पे ये सॉफ्टवेयर जो है इसने इंडस्ट्री को मजबूर किया सोचने पे। बिकॉज इससे पहले आपकी इंडस्ट्री नॉर्मली वर्चुअलाइजेशन पे काम कर रही थी, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, मतलब ये फिजिकल सर्वर को वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर। बहुत सारे लोगों ने हाइपरवाइजर वर्ड सुना सुना होगा कि आपके फिजिकल हार्डवेयर को वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट करता है। बट अभी हम बात कर रहे हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मींस कंटेनराइजेशन। आप कंटेनर्स की बात करो। कंटेनर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जब आप उसके अंदर एक डॉकर इंजन डालते हो, मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है। कोई भी कोई भी प्लेटफॉर्म कंटेनर्स पे अगर चलता है तो उसके अंदर डॉकर इंजन मैंडेटरी है। इसके बिना आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कंटेनर्स नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो इन कंटेनर्स पे आप मल्टीपल कंटेनर्स रन कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ जो मैंने अभी तक आपको बोला है, ठीक है। अब आप समझो कि एक डेवलपर है, ठीक है। एक ट्रेडिशनल डेवलपर क्या करता था? जब आपके कोई भी एप्लीकेशन जिसमें आप काम करते हो, उस एप्लीकेशन के जो डेवलपर्स हैं, जब वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, तो वो क्या करते थे पहले? उनकी अपनी खुद की लैब होती है जिनको वो डेवलपर्स लैब बोलते हैं, ठीक है। डेवलपर लैब में उनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक मशीन होती है। पहले क्या होता था कि उनको ना पूरा सर्वर परचेज करना पड़ता था। मान लो कि अगर आप किसी सर्वर पे काम करते हो किसी एक टेक्नोलॉजी में, और उस टेक्नोलॉजी का नया रिलीज आया, फॉर एग्जाम्पल न्यू रिलीज आया। नया रिलीज कैसे बनाया जाता है? क्या नया रिलीज बनाने के लिए कंपनी क्या करती थी? सबसे पहले जो R&D डिपार्टमेंट होता था वो एक हार्डवेयर खरीदता था, नया हार्डवेयर। बिकॉज सेम हार्डवेयर के ऊपर आप नए सॉफ्टवेयर नहीं बनाते हो, ठीक है। नया हार्डवेयर परचेज करता था, उस हार्डवेयर पे ये सारी सेटिंग्स होती थी, ओएस डलता था, नया ऑपरेटिंग सिस्टम डलता था, ऑब्वियसली बिकॉज नए नए रिलीजेस आते रहते हैं। इसके बाद क्या होता था? उसके बाद फिर डेवलपर अपनी डिपेंडेंसी एंड एप्लीकेशन डेवलप करता था। ये सारी चीजें जब डेवलपर बना लेता था, तो इसको लेके फिर आपको कस्टमर के पास जाना होता है, कस्टमर की साइट पे इंस्टॉल करने के लिए। अब जब आप कस्टमर के पास जाते हो तो आप क्या करते हो? आपको फिर पहले नंबर से शुरू करना पड़ता था। आपको नया हार्डवेयर लगाना पड़ता था, नया ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरी नई चीजें फ्रेशली इंस्टॉल, एंड देन फिर आप अपना सॉफ्टवेयर डालते थे। तो अब आप देखोगे कि जो ट्रेडिशनल मेथड था वो कितना मतलब लेंदी था, और कितना, चलो खैर मैं कंपैरिजन बाद में बताऊंगा। अब आप यहाँ समझने की कोशिश करो कि कंटेनराइजेशन के टर्म्स में क्या होता है। जब आप कंटेनर टेक्नोलॉजी में काम करते हो तो आपका जो डेवलपर है उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। उस प्लेटफॉर्म पे 1 2 एंड 3 ऑलरेडी पड़ा होता है। उसको 1 2 3 की कोई चिंता नहीं है कि हार्डवेयर नया है पुराना है। उसको नहीं मतलब कि वो लाइनेक्स का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो रेड हैट है, चाहे वो सेंटोस है, चाहे वो उबंटू है, चाहे वो रेड हैट 6 है, रेड हैट 7 है और रेड हैट 8 है। उसको कोई मतलब नहीं है। वो सीधा लेयर 4 एंड 5 पे काम करता है। कैसे करता है? वो एक कंटेनर बनाता है, वो एक कंटेनर क्रिएट करता है, उस कंटेनर में अपनी एप्लीकेशन राइट करता है, जो भी उसको एप्लीकेशन लिखनी होती है। उस एप्लीकेशन को फिर वो फाइनली कंपाइल करके एक पैकेज बनाता है, उस पैकेज को वो कंटेनर इमेज बोलता है। और फिर वो क्या करता है? वो हैंड ओवर करता है उस इमेज को, कंटेनर इमेज को, अपने प्रोजेक्ट पर्सन के साथ, जो भी प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट इंजीनियर होता है। डिप्लॉयमेंट इंजीनियर क्या करता है? कस्टमर के प्लेटफॉर्म पे जाता है। कस्टमर साइट में आपको एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बिल्ड मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म कॉमन पूल की तरह काम करता है। अब आप देखोगे कॉमन पूल है। कॉमन पूल का मतलब क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर कस्टमर हो सकता है कुछ अलग, और मतलब ऑलरेडी कुछ कंटेनर्स भी चला रहा होगा, ठीक है। ये क्या करता है? ये अपनी कंटेनर इमेज लेता है और इस कंटेनर इमेज को यहाँ डिप्लॉय कर देता है। तो आप देखोगे कि डिप्लॉयमेंट कितना फास्टर दिखेगा आपको यहाँ पे। बिकॉज जब आप 1 2 3 से शुरू करते हो तो इट इज अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट जब आप 4 एंड 5 से करते हो तो इट इज वेरी शॉर्ट प्रोसेस। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ इस लेयर को, इस इमेज को उठा के यहाँ पे लेके जाना है, और इस इमेज को आपको यहाँ पे डायरेक्टली लॉन्च करना है।
तो कंटेनर्स की कुछ खूबियां होती हैं, जो अच्छाइयां होती हैं, वो क्या होती हैं कि कंटेनर डायरेक्टली रन इंस्टेड ऑफ इंस्टॉल। आपको कभी भी कंटेनर्स को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। ट्रेडिशनल मेथड में आपको पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था, बट कंटेनर्स को सीधा रन किया जाता है। मतलब ये कि मैंने यहाँ से लिया और मैंने सीधे यहाँ पे इसको रन कर दिया। जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपने यहाँ से लिया है, कंटेनर इमेज लिए, वो डायरेक्टली रन होगा, इंस्टॉल नहीं होगा, वो सीधा रन होगा। तो आप देखो कि आपका डिप्लॉयमेंट कितना फास्टर है। कंटेनर्स की अपनी कोई फिजिकल रिसोर्सेज नहीं होती हैं। अब कंटेनर्स की देखो, यहाँ पे कोई फिजिकल रिसोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म के पास है, प्लेटफॉर्म टीम के पास, इसके पास फिजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एवरीथिंग, पूरी रिसोर्सेज इस प्लेटफॉर्म के पास है। कंटेनर्स हमेशा जब भी रन होते हैं तो वो डिमांड करते हैं अपने प्लेटफॉर्म से कि हमें इतना सीपीयू, इतना रैम, इतना स्टोरेज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी एप्लीकेशन है, वो कुछ डेटा राइट करेगी, ठीक है? आप कुछ डेटा राइट करोगे, डेटाबेस में रखोगे, तो डेटाबेस आपका जो है वो एक्सटर्नल स्टोरेज पे होगा। तो उस डेटाबेस में जब आप डेटा राइट करोगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से आप डिमांड करोगे रिसोर्सेज की, तो आपको सीपीयू, रैम, स्टोरेज मिलेगा। और जब आपका कंटेनर डिलीट हो जाता है, जब आप इस कंटेनर को डिलीट करते हो, टर्मिनेट कर देते हो, तो ये सारी रिसोर्सेज वापस इस पूल में चली जाती हैं। जब ये रिसोर्सेज वापस पूल में चली जाएंगी, तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट कंटेनर जो भी होगा उसको ऑन डिमांड प्रोवाइड करेगा। ठीक है? प्लेटफॉर्म इज रिस्पॉन्सिबल टू रन कंटेनर्स। प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है कि वो आपके कंटेनर्स को रन करे। कैसे भी करे, उसका आर्किटेक्चर क्या है वो आपको नहीं मतलब है। मैं अभी यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं आपको क्लाउड बता रहा हूँ फ्रॉम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू। एक या दो क्लासेस के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्लाउड फ्रॉम क्लाउड वेंडर पॉइंट ऑफ व्यू, कि क्लाउड का वेंडर कैसे आर्किटेक्चर में क्लाउड को प्रोवाइड करता है। ठीक है? तो आपको पूरी पूरी की पूरी क्लाउड को समझना है, एक एज अ यूजर, कि अगर मैं एक यूजर हूं तो मैं क्लाउड को कैसे यूज करता हूं, और एक एज अ प्रोवाइडर, कि अगर मैं क्लाउड प्रोवाइडर हूं तो मैं क्या क्या करता हूं। ठीक है? तो अभी मैं यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं। तो जो ये एप्लीकेशन है, इसको मतलब नहीं है कि रिसोर्सेज कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। ये रिसोर्सेज इसका प्लेटफॉर्म इसको देता है, और जब भी रिसोर्स, ये कंटेनर डिलीट होता है, ये कंटेनर वापस रिसोर्सेज इसके पूल में चली जाती है। ठीक है? तो ये एक इमेजिनेशन आप कर सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कैसे होता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ क्या कहते हैं, थ्योरेटिकली बता रहा हूँ। मैं आपको कुछ चीजें प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा कि ये कैसे होता है। बट मैं आपको अभी थोड़ा सा एडवांटेज बताता हूँ। देखो, कंटेनराइजेशन के ऊपर हम फोकस क्यों कर रहे हैं, इस कंपैरिजन में आपको वो सारी बात समझ में आ जाएगी कि हम क्यों क्लाउड पे इतनी ज्यादा क्लाउड की बातें कर रहे हैं, या आपकी इंडस्ट्री जो है वो क्यों इतनी ज्यादा रिवोल्यूशनाइज हो गई है, कि आज की डेट में हर बंदा जो पहले नॉर्मली किसी भी टेक्नोलॉजी में काम करता था, अब वो मजबूर हो गया है कि उसको क्लाउड सीखना है। क्यों? यहाँ से आप देखो, इसमें आप देखोगे लेगेसी टेक्नोलॉजी। ये लेगेसी टेक्नोलॉजी वो है जिसमें आप पहले से काम करते आ रहे हो। ठीक है? शायद आज आप, हो सकता है आप अभी भी काम कर रहे हो और आप इधर जाना चाहते हो। तो लेगेसी वो है टेक्नोलॉजी जिसमें हम ऑलरेडी इतने सालों से काम करते आ रहे हैं। लेगेसी टेक्नोलॉजी में ओवरऑल जो स्टैक है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको हार्डवेयर भी खरीदना पड़ता है, हार्डवेयर को आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी डालना पड़ता है। जो आप सॉफ्टवेयर रन करोगे दैट इज सेपरेट, वो तो आपका कॉस्ट है, लेकिन आपको हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम भी बियर करना पड़ता है साथ में, उसकी कॉस्ट को भी। जब आप वर्चुअलाइजेशन की बात करते हो, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, क्लाउड का बहुत बेसिक फॉर्मेट है, बेसिक सर्विस है। उसमें क्या होता है, लेस कॉस्टली एज कंपेयर टू लेगेसी। व्हाई? बिकॉज इसके अंदर हार्डवेयर की जो कॉस्ट है ना, वो कम हो जाती है। आपको हार्डवेयर परचेज नहीं करना पड़ता है, आपको सीधा एक वीएम परचेज करना होता है। एक वर्चुअल मशीन के लिए आप पे करते हो, तो आपको डेटा सेंटर को फिजिकली लगाने का टेंशन नहीं होता है। अब आप इमेजिन करो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक सॉफ्टवेयर रन करना है, ठीक है? उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए अगर मैं आपको नॉर्मली बोलता हूँ कि चलो आप एक काम करो, आप अपना क्या कहते हैं, गूगल क्रोम से आप यूट्यूब चलाओ अपने लैपटॉप पे, ये एक यूज केस है। अब उसमें क्या होगा कि आपको सबसे पहले लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, राइट? बिकॉज बिना लैपटॉप खरीदे तो आप चला नहीं सकते हो ब्राउजर। जब आप लैपटॉप खरीद लोगे तो उसके अंदर आपको विंडो भी चाहिए, विंडो के बिना तो आप लैपटॉप चला नहीं सकते। अब विंडो हो जाएगा तो उसमें आपको कुछ सेटिंग्स भी होंगी, इंटरनेट कनेक्ट करना होगा, आपको इंटरनेट भी चाहिए, तो आपको इंटरनेट के लिए भी पे करना पड़ेगा। ठीक है? राउटर वगैरह खरीदने होंगे। देन आपको कुछ हार्ड डिस्क भी खरीदनी पड़ेगी, बिकॉज आप एक्सटर्नल स्टोरेज रखोगे कि भाई मेरे पास डेटा ज्यादा होगा तो मैं एक एक्सटर्नल स्टोरेज भी लूंगा। तो ये सारी चीजें करने के बाद फिर आप उसके ऊपर आप एक क्रोम या कोई भी ब्राउजर आप इंस्टॉल करोगे, या फायरफॉक्स। देन उसके अंदर आप यूट्यूब चलाओगे। तो पॉइंट इज दैट कि आपका जो ऑब्जेक्टिव था, यूज केस था, वो आपको एक ब्राउजर के अंदर यूट्यूब चलाना था। ठीक है? एक सॉफ्टवेयर रन करना था, या मान लो एक आउटलुक चलाना था, कोई भी
एनी यूज केस जो आपको अच्छा लगता है आप एज्यूम कर लो, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा स्पेसिफिकली, बट आप सिचुएशन को समझो कि अगर आप एक लेगेसी मेथड में जाते हो तो आपको हार्डवेयर खरीद के उसको रन करना पड़ता है, उसको उसको बियर करना पड़ता है, उसकी रनिंग कॉस्ट को, ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको खर्चा देना पड़ता है, विंडोज की कॉस्ट देनी पड़ती है। जबकि आप वर्चुअलाइजेशन फॉर्मेट में जाते हो तो आपको डायरेक्टली आपका जो प्रोवाइडर होता है वो आपको एक वीएम प्रोवाइड कर देता है, जितनी भी रिसोर्सेज आप मांगते हो कि आप बोलते हो मुझे इतना रैम चाहिए, इतना सीपीयू चाहिए, इतनी स्टोरेज चाहिए, उतना आपको वो एक वर्चुअल फॉर्मेट में ऑन डिमांड इमीडिएटली प्रोवाइड करता है, ठीक है। लास्ट क्लास में आई गेस सोमनाथ ने बोला था कि ऑन डिमांड सर्विस प्रोवाइड करने वाले को हम क्लाउड बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली करेक्ट, आपको जब जरूरत है आपने इमीडिएटली डिमांड किया कि मुझे इतनी रिसोर्सेज चाहिए, मुझे इतना सीपीयू, इतना हार्ड डिस्क, इतना रैम का एक वीएम चाहिए, आपको इमीडिएटली एक वीएम मिल गया, जैसे ही आपने क्रिएट किया आपका वीएम बन गया। आपको नहीं मतलब कि आपके प्रोवाइडर ने वो इतने हार्डवेयर कहाँ से अरेंज किया है, वो उसने पूल बना रखा हुआ है, ठीक है, वो भी आर्किटेक्चर में आपको आगे समझाऊंगा। बट आप यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको उस चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी। तीसरा जो फॉर्मेट होता है, ये देखो कंटेनराइजेशन पढ़ोगे आप, सबसे ज्यादा हर कोई कंटेनराइजेशन की ही बात कर रहा है, और आप इस स्लाइड से आप समझ भी जाओगे कि कंटेनराइजेशन क्यों बेटर है। कंटेनराइजेशन में क्या होता है कि इसमें ना तो आपको हार्डवेयर की टेंशन होती है और ना ही आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई कॉस्ट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप सीधे L4 एंड L5 से काम करते हो। इसके अंदर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड कॉस्टिंग होती है, जो आपका सॉफ्टवेयर है सिर्फ उसकी कॉस्टिंग होती है। आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का पैसा चार्ज नहीं किया जाता है, कोई हार्डवेयर का चार्ज नहीं किया जाता है, ठीक है। आपका जो सेलर होगा, जो भी डेवलपर है, वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कॉस्ट करता है। अब आप देखोगे डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता था लेगेसी मोड में, तो लेगेसी मोड में क्या होता था कि वो L1 से L5 तक बनता था। मतलब कि डेवलपर को पहले हार्डवेयर खरीद के हार्डवेयर को समझना होता था कि नए वाले हार्डवेयर में क्या-क्या चेंजेस आए हैं, नया सर्वर है उसमें क्या-क्या नई चीजें आई हैं, देन नया ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उसके बाद वो अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करता था। जबकि वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि उसको हार्डवेयर की टेंशन नहीं होती, उसको नहीं मतलब कि हार्डवेयर नया कौन सा है, वो सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम से शुरू करता था कि नया ऑपरेटिंग सिस्टम आया है, अब मुझे इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपना नया एप्लीकेशन बनाना है। कंटेनराइजेशन में डेवलपर का फोकस सिर्फ और सिर्फ L4 एंड L5 पे होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने एप्लीकेशन की चिंता होती है। उसको मतलब नहीं होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम नया आया है, नया रेड हैट का RHEL आया है, या नया उबंटू आया है, नया सेंटोस आया है, उसको उस चीज से कोई मतलब नहीं होता है। लेगेसी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनको आप लेगेसी टेक्नोलॉजी को क्लाउड में आप नहीं प्लग इन कर सकते, ठीक है। कोई टूल नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप सीधा बोलो कि ये मेरा लेगेसी सॉफ्टवेयर है, मैं इसको उठा के क्लाउड पे रन कर दूंगा। नो, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो L1 से काम करता है। L1 को आप डायरेक्टली क्लाउड में नहीं लेके जा सकते। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस की बात करते हो तो यहाँ पे भी आपको फ्रेश डेवलपमेंट करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट एफर्ट है थोड़ा सा कम है, बिकॉज यहाँ पे आपको L1 की टेंशन नहीं है, आप L2 से काम शुरू करो। टेक्नोलॉजी हैं जो अभी तक क्लाउड पे नहीं आई हैं, ठीक है। अभी तक बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो अभी तक क्लाउड पे नहीं आई हैं, और वो क्यों नहीं आई हैं उसका आंसर आपको इस लाइन में मिलेगा। बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि आप किसी भी लेगेसी सॉफ्टवेयर को एज इट इज उठा के क्लाउड में डाल दो, स्पेसिफिकली प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के लिए। आपको पूरा का पूरा फ्रेश नया कोड लिखना पड़ेगा, मींस कि आपको एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ेगा। तो इन ईयर 2022 अगर आज कोई एक नया एप्लीकेशन डेवलप होता है, अगर मैं माइग्रेशन की बात नहीं कर रहा, अगर कोई एक नया एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है आज की डेट में, तो आपके अकॉर्डिंग वो तीन में से तीन मॉडल हैं आपके पास, लेगेसी और हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तो तीनों में सबसे बेस्ट सूटेड सिनेरियो कौन सा है? तो सी, अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री, containerization is the best platform, बेस्ट अप्रोच। अगर आप कोई नया डेवलप कर रहे हो, कोई भी नया प्रोग्राम बना रहे हो, आप नया सॉफ्टवेयर बना रहे हो, यू शुड ऑलवेज गो विद कंटेनराइजेशन कॉन्सेप्ट, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों है ना, ये धीरे धीरे जो है लेगेसी में जाएंगे। हो सकता है कि कुछ समय के बाद हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन भी लेगेसी में चला जाए, और ऑलमोस्ट जा भी चुका है। आज की डेट में बहुत कम लोग जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस पे भी काम कर रहे हैं। अब जो इंडस्ट्री है वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे काम कर रही है। पीपल वर्किंग नीड टू बी एक्सपर्ट इन हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। तो अब आप देखो कि अगर आप मान लो अगर किसी भी टेक्नोलॉजी में काम करते थे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना एप्लीकेशन नहीं पता होता था, इसके साथ साथ आपको हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम की भी नॉलेज चाहिए होती थी। आपको कंपनी ये कहती थी कि आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी। क्यों? क्योंकि ये भी आपका ही पार्ट है। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में आए, तो यहाँ पे आपको हार्डवेयर से हटा दिया गया। अब आपको हार्डवेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर को पढ़ते हो। लेकिन जब आप प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में आते हो, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आप सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हो। तो मान लो कि अगर आप एक नया डेवलपर हो, ठीक है, आपने अगर कॉलेज से पास आउट किया है और आपको
समझ में नहीं आता है कि आपको लगता है कि मुझे डेवलपर बनना है, तो आपके लिए राह कितनी आसान हो गई है। पहले आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती थी जिनका आपको कोई इस्तेमाल नहीं है। आज की डेट में आपको सीधा प्रोग्राम सीख सकते हो, आप डायरेक्टली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो और आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। हाँ, आपको प्लेटफॉर्म की नॉलेज होनी चाहिए कि आप किस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हो और वो कैसे काम करता है, ठीक है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। लॉन्चिंग इज कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग। लेगेसी के अंदर कोई भी नया सॉफ्टवेयर या कोई भी नया डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता था। आप ओवर द नाइट नहीं कर सकते थे, उसके लिए आपको कई दिन लग जाते थे, कभी कभी महीने भी लग जाते थे। टाइम कंज्यूमिंग होता था, बहुत ज्यादा टाइम लगता था। लॉन्चिंग फास्टर होता है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन के केस में। क्यों? क्योंकि आपको हार्डवेयर लॉन्चिंग टाइम जो है वो खत्म हो गया है। अब आपको हार्डवेयर को लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑन डिमांड एक सर्वर खरीदना नहीं पड़ता है, आप सीधा क्या करते हो, वीएम क्रिएट करते हो। लेकिन जब आप कंटेनराइजेशन में आते हो तो वो लॉन्चिंग जो है वो इससे भी ज्यादा फास्ट है। यू कैन से अल्ट्रा फास्ट। अल्ट्रा फास्ट क्यों? क्योंकि आपको सीधा कंटेनर रन करना होता है, आपको इवन ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल नहीं करना होता है। एक्सपेंशन एक्सपेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी कस्टमर के लिए। जब वो प्रोडक्शन में काम करता है तो उसको नहीं पता होता है कि उसकी कैपेसिटी जो है वो कब ज्यादा होगी कब कम होगी, ठीक है। कभी कभी फेस्टिव सीजन में किसी किसी कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा ऑन डिमांड रिक्वायरमेंट होती है कि उनकी उनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और ऑफ द सीजन उनको कैपेसिटी कम रखनी होती है। तो अगर आप ट्रेडिशनल मेथड में देखोगे तो स्केल इन स्केल आउट बहुत ही मुश्किल होता था। पहले आपको हार्डवेयर खरीदना पड़ता था, आप पहले हार्डवेयर खरीदोगे, उसको कमीशन करोगे एंड देन आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो। और अगर आपको जरूरत नहीं है तब भी आपको हार्डवेयर आपने परचेज कर लिया तो आपको उसको रन करना पड़ेगा। मतलब 365 डेज 24x7 आपका हार्डवेयर रन होगा, इवन दो आप उसको यूटिलाइज करो या ना करो। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के मॉडल में आते हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है, थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। रिलीफ ये मिलता है कि आपको हार्डवेयर परचेज नहीं करना पड़ता है, आप ऑन डिमांड तुरंत एक नया वीएम क्रिएट कर सकते हो और अपनी इमेज अपना पूरा जो है एक्सपेंशन का प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। बट आप इसको फुली ऑटोमेटिक नहीं कह सकते रियल टाइम पे। क्यों? क्योंकि आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करने होंगे, आपको ओएस उसके अंदर ओएस चाहिए, ओएस सेटिंग होगी, एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन होगा। तो ये फास्टर है एज कंपेयर टू लेगेसी, लेकिन ये फुली ऑटोमेटिक नहीं है रियल टाइम बेसिस पे। बट जब आप कंटेनराइजेशन की बात करते हो तो इट इज फुली ऑटोमेटिक। फुली ऑटोमेटिक का मतलब ये होता है कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं वो प्लेटफॉर्म इतना कैपेबल होता है कि वो ऑटोमेटिकली आपकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकता है, आपके कंटेनर्स को बढ़ा सकता है, घटा भी सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर किसी एक आर में नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं तो उस पर्टिकुलर ऑन डिमांड वो नंबर ऑफ कंटेनर्स को बढ़ा देगा, और जब वो यूजर्स कम हो जाएंगे तो उसको वो ऑटोमेटिकली कंटेनर्स को कम कर देगा। दिस इज द एडवांटेज ऑफ कंटेनराइजेशन। ये कंटेनराइजेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब देखो, जो आप लेगेसी है नो क्लाउड टेक्नोलॉजी यूज, ये एक डेड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आज की डेट में डेड हो चुका है। कोई भी नया काम इन टेक्नोलॉजी पे नहीं होता जो लेगेसी में है। करंटली आपकी जो इंडस्ट्री है वो क्लाउड प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल हार्डवेयर एंड इट्स वर्चुअलाइजेशन। अब आप देख रहे हो क्लाउड प्रोवाइडर ने आपको फिजिकल हार्डवेयर दिया और उसका वर्चुअलाइजेशन भी किया। ये करंट ट्रेंड है जो अभी चल रहा है, ठीक है। और फ्यूचर क्या है? फ्यूचर इज क्लाउड प्रोवाइडर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग कंटेनर प्लेटफॉर्म। कंटेनर प्लेटफॉर्म आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म देगा और आपको अपने अपने कंटेनर्स को सीधा उसके ऊपर डिप्लॉय करना है। तो इस स्लाइड में आई होप आपको काफी चीजें क्लियर हुई होंगी, नहीं होंगी तो हम क्वेश्चन एंड आंसर में आपके क्वेश्चंस को लेंगे, ठीक है। मैं अभी लास्ट स्लाइड, आई गेस ये लास्ट स्लाइड होगी आज की, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में आप देखो एडवांटेज क्या होता है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है कि आपका जो एक सिंगल फिजिकल सर्वर होता है, सिंगल फिजिकल सर्वर, ठीक है, या वीएम, दोनों दे रहा हूं मैं, दोनों के केसेस ले रहा हूं। अब आप कंफ्यूज मत होना कि यार वीएम में कैसे कंटेनर चलता है या फिजिकल सर्वर में कंटेनर कैसे चलता है। दोनों में ही कंटेनर चल सकता है। ये अलग मोड में चलता है, ये अलग मोड में चलता है। आप एक फिजिकल सर्वर के ऊपर डायरेक्टली कंटेनर चला सकते हो। कैसे? आप फिजिकल सर्वर लो, उसके ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालो, उसके ऊपर आप ओएस सेटिंग करने के बाद आप डॉकर इंजन इंस्टॉल कर दो और उसके बाद आप उसके ऊपर कंटेनर चला सकते हो। या फिर आप एक वीएम बनाओ, उस वीएम के अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालो और ओएस सेटिंग करो एंड देन उसके बाद आप क्या करो, उसके अंदर आप जो है डॉकर इंजन इंस्टॉल करो एंड देन आप कंटेनर चला सकते हो। तो ये स्टेटमेंट दोनों के लिए करेक्ट है, फिजिकल सर्वर के लिए भी और वीएम के लिए भी। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब यहाँ आते हैं, अब आप देखो ये जो मैंने प्लेटफॉर्म बनाया है ना, दिस इज अ प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म एक फिजिकल सर्वर भी हो सकता है, ये प्लेटफॉर्म एक वर्चुअल मशीन भी हो सकता है। रिपीट कर रहा हूं मैं, ये प्लेटफॉर्म ये प्लेटफॉर्म जिसको हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस कहते हैं, ये एक फिजिकल सर्वर भी हो सकता है और ये एक वर्चुअल मशीन भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या होता है कि सर्वर
लेयर की बात कर रहा हूँ, बस लेयर L1, L2 एंड L3, ये तीनों लेयर तो आपके यहाँ पे हैं। इसमें क्या होता है कि ये फिजिकल सर्वर स्टोरेज नेटवर्क लिया इन्होंने, एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम, एनी लाइनेक्स। लाइनेक्स ही यूज होता है इंडस्ट्री में, इसलिए मैं लाइनेक्स की बात कर रहा हूँ। ओएस कॉन्फ़िगरेशन किया, देन डॉकर इंजन डाला, यहाँ पे डॉकर इंजन डालते हैं। इसके बाद आप मान लो एक कंटेनर बनाते हो, एक कंटेनर रन करते हो जिसमें आपका एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, ठीक है, उसकी अपनी खुद की डिपेंडेंसी है, जो कि कंटेनर 1 है। ऐसे ही आप एक कंटेनर 2 बनाते हो, एक दूसरा कंटेनर जिसमें आप एप्लीकेशन 2 डालते हो। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। किसी भी कस्टमर को सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कंटेनराइजेशन का? सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसके सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशन चल सकती हैं, एप्लीकेशन 1 एंड एप्लीकेशन 2। तो जो अभी तक इंडस्ट्री में जो लेगेसी में जो हर एक एप्लीकेशन अपना खुद का स्टैक लेके बैठा हुआ था, खुद का स्टैक फिजिकली सर्वर से लेके एप्लीकेशन तक, अब वो लेयर टूट चुकी है और अब आपका एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपने एप्लीकेशंस को, मल्टीपल एप्लीकेशंस को लॉन्च कर सकते हो। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। ये आपको मैंने कोशिश करी है कि इस बार मैं सेशन ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, ठीक है, छोटे से क्रिस्प पे आराम आराम से समझाऊंगा, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। तो अब मैं क्वेश्चन एंड आंसर लेता हूं, अब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आपको जो भी डाउट है आज की क्लास में। हाँ कृष्ण जी, एक क्वेश्चन था। हम्म बहुत बेसिक्स है बट मेरे को नहीं पता उसके बारे में। जैसा कि आपने बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में हम्म हमारे पास एक वर्चुअल मशीन होती है बेसिकली। हम्म तो मैंने जब जितना देखा हूँ AWS में, जब हम वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो हमको पूछता है कि टीटो सॉरी माइक्रो लिनक्स चाहिए या फिर हम्म विंडोज चाहिए। तो बेसिकली ये तो हो गया ना कि वर्चुअल मशीन के साथ हमको ओएस भी मिलता है। तो ये कैसा बोल सकते हैं हम, मतलब कि फिजिकल सर्वर मतलब विदाउट ओएस, ये कैसा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एकदम मतलब खाली चीज है उसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक हार्डवेयर है? अच्छा ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ। जी क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, करेक्ट क्वेश्चन है। देखो, फिजिक जब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की आप बात करते हो, तो जी फिजिकल सर्वर जो होता है ना, फिजिकल सर्वर के ऊपर ना, अब मैं चलो इंटरनल भी बता देता हूँ, इसके ऊपर ना हाइपरवाइजर डाला जाता है, वो क्लाउड प्रोवाइडर करता है, ठीक है, अमेजोन करता है। अब देखो, इंटरनली अमेजोन एक पब्लिक प्रोवाइडर है, तो इसका आर्किटेक्चर ना मुझे पता है ना आपको पता है, ठीक है, बट हम जो यस टेक्नोलॉजी रहती है वो क्या कहती है कि फिजिकल सर्वर के ऊपर आप एक हाइपरवाइजर डालते हो, और हाइपरवाइजर को डालने के बाद आप उसके ऊपर वीएम बना सकते हो, ठीक है। हाइपरवाइजर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही जैसा होता है, ठीक है, देखने में। तो फिजिकल सर्वर के ऊपर जो आपको, जो जब आपने अमेजोन पे गए और आपने वहां पे जाके वीएम लॉन्च करी, तो जब आप वीएम लॉन्च करते हो तो क्या होता है कि फिजिकली कहीं डेटा सेंटर में कोई एक फिजिकल सर्वर रन हो रहा होगा। आप जब अपना जो भी टेम्पलेट सिलेक्ट करते हो कि मुझे ये इतना सीपीयू रैम फ्लेवर जो भी चाहिए, वो क्या करता है कि वो फिजिकली उस पर्टिकुलर किसी एक हार्डवेयर को सिलेक्ट करेगा, किसी भी एक फिजिकल सर्वर को सिलेक्ट करेगा, और उसके ऊपर जाके वो क्या करेगा, उसको रन करेगा आपके वर्चुअल मशीन को। ओके अब होता क्या है कि जो वर्चुअल मशीन होती है ना, वर्चुअल मशीन में एक एडवांटेज क्या होता है कि वर्चुअल मशीन में ना आप दो तरीके से ओएस डालते हो, दो तरीके से ओएस डाले जाते हैं, एक होता है इंस्टॉल और एक होता है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इमेज। इंस्टॉल या ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इमेज का मतलब क्या होता है, आपने अगर कभी अपने लैपटॉप पे वीएम बनाया होगा ना, किसी ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में या कहीं भी, जी तो वर्चुअल बॉक्स जब में हम वीएम बनाते हैं तो ब्लैंक वीएम बनती है, उसके बाद हम उसमें ओएस की डीवीडी सिलेक्ट करके उसमें इंस्टॉल करते हैं। वो 10-15 मिनट 20 मिनट लेता है और वो एक ओएस इंस्टॉल हो जाता है। एक दूसरा तरीका होता है कि आप अपने वीएम को ना एक्सपोर्ट कर देते हो। एक्सपोर्ट का मतलब आप अपनी वीएम की एक रनिंग इमेज निकालते हो और उस इमेज को आप किसी को भी दे देते हो, क्यूकाउ इमेज, कैसी भी क्यूकाउ 2 वीएमडीके, किसी भी टाइप की इमेज होती है, वो आप दूसरे बंदे को शेयर करते हो, वो क्या करता है उसको इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट करने के बाद क्या होगा कि जब वो उसको करेगा तो वो इंस्टॉल नहीं करता, वो सीधा रन करता है। तो रन का फायदा क्या होता है कि उसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, तो उस जब वो उसको रन करेगा तो उसको ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल मिलेगा उसके अंदर। तो ओके ये जो दो दो डिफरेंस होते हैं। तो पब्लिक प्रोवाइडर्स में जब आप जाते हो ना, तो पब्लिक प्रोवाइडर्स क्या कहते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड इमेजेस पड़ी हुई हैं, तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने में। भाई आप मान लो आपको कहते हो कि मुझे एक उबंटू को ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, तो नॉर्मल तरीका क्या होता है कि आप एक ब्लैंक ईवीएम लो, उसके अंदर आप बोलो कि भाई मैं अपनी आईएसओ इमेज लेके आऊंगा, अपनी डीवीडी लगाऊंगा, और उसके बाद मैं उससे अपना इंस्टॉल करूंगा। तो अमेजोन पब्लिक प्रोवाइडर है, तो वो कहता है कि आप इतना डिस्कम्फर्ट क्यों लेना चाहते हो, आपको क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है इतनी बड़ी पूरा इंस्टॉल करने में 20 मिनट्स। मैं आपको ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इमेज देता हूँ, जो कि एक स्टैंडर्ड इमेज है, ये वही इमेज है जो आप डाउनलोड करके लाओगे बाहर से। तो आप क्या करोगे, ये बहुत अच्छा है, मेरा टाइम सेव हो रहा है, तो आप क्या करोगे, उसकी इमेज से लॉन्च करते हो। तो आपने जब भी देखा होगा तो वहां पे आपको ना इमेजेस मिलती हैं उबंटू की, विंडोज की, और उसमें जी वर्जन भी लिखा होता है ये, तो वो यस बेसिकली स्टैंडर्ड इमेजेस होती हैं, ठीक है। ओके लेकिन
जब आप किसी कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट करने जाते हो, तो कस्टमाइज्ड जो एप्लीकेशंस होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम स्टैंडर्ड इमेज यूज़ नहीं करते। हमारी खुद की इमेज होती है, क्यों? क्योंकि हमने ओएस में कुछ सेटिंग की हुई है। हमको ओएस में कुछ ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स या ऐसे सर्विसेज चाहिए जो कि स्टैंडर्ड में नहीं होते, हम अलग से इंस्टॉल करते हैं। तो दैट मीन्स कि अगर आप एक स्टैंडर्ड इमेज को यूज़ करते हो, तो आपको फिर उसको बैठ के उसको दोबारा कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं कि जो आपकी अगर कंपनी अगर एक इमेज अगर डेवलप करती है सॉफ्टवेयर, तो वो अपनी खुद की एक इमेज बनाती है, कस्टमाइज इमेज। उस कस्टमाइज इमेज में आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो होगा वही जो स्टैंडर्ड होगा, लेकिन उससे कुछ ना चीजें अलग होंगी। हो सकता है उसमें 10 आरपीएम कम हो या 10 आरपीएम ज्यादा हो, बिकॉज वो आपके अपने कस्टमाइजेशन के ऊपर होता है। तो उस केस में अमेजोन ये कहता है कि ठीक है, आप अपनी इमेज लेके आ सकते हो और आप अपनी इमेज को मेरे यहाँ अपलोड कर दो, और उसके बाद आप अपनी इमेज से कभी भी लॉन्च कर सकते हो। अब देखो, लॉन्च का फायदा क्या होता है? लॉन्चिंग में फायदा ये होता है कि आपको कभी भी दोबारा से वो चीज ना पूरा क्रिएट नहीं करना पड़ता है, मतलब आपको पूरा इंस्टॉल का प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो एडवांटेज है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में भी मिलता है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, आपको बना बनाया एक इमेज मिलता है। बट द ट्रूथ इज दैट कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर अगर मैं लेयर्स की बात करता हूँ, तो उसकी जो शुरुआत होती है वो लेयर 2 से होती है। वो यस। आप खुद इंस्टॉल करके लाते हो, आप अपना इंस्टॉल करके लेके आते हो, ठीक है। तो आई गेस कि आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा। हाँ हाँ, मतलब अगर हम पब्लिक क्लाउड के साथ ऐसी मतलब पब्लिक क्लाउड पे हम काम कर रहे हैं, तो हमको ये कंसिडर करके चलना पड़ेगा कि फिजिकल सर्वर मीन्स हमको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही मिलेगा, तो वहां से काम स्टार्ट होगा, राइट? यार देखो, आपने लेयर्स के टर्म्स में देखो, L1 L2 L3 L4 L5। जी फिजिकल सर्वर आपको Amazon दे रहा है, ठीक है। जी जी। तो आप L2 से काम शुरू कर रहे हो। ओके ओके दैट इज ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, है ना। सिंपल ओके। रखते हैं वरना कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। जी जी। तो सिंपल है, फिजिकल सर्वर अगर जो मुझे दे रहा है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में काम कर रहा है, ओके, ठीक है। चलेगा। थैंक यू यार, थैंक यू। ओके, और कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं, थैंक थैंक यू। ठीक है, वेलकम। और किसी को पूछना है कोई क्वेश्चन? मैंने कोशिश किया है कि आपको बहुत बेसिक चीजें बताऊं, बिकॉज मैं ना आपको हाई फाई वर्ड्स या टेक्नोलॉजी या टर्म्स बना दिखा के या बता के डराना नहीं चाहता। मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको मैं बहुत बेसिक चीजें बताई हैं, आगे मैं आपको और धीरे धीरे और नई नई चीजें बताऊंगा। अब मैं आपको क्यूबरनेटिस की तरफ लेके जाऊंगा। ये क्यूबरनेटिस ही है जो मैं आपको अभी तक मैंने पढ़ाया है, बट ये वो चीज है जो क्यूबरनेटिस के लिए बहुत बेसिक्स है। इसको पढ़े बिना आपको क्यूबरनेटिस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी 12th फैब को, ठीक है। आपको अगर किसी और फ्रेंड को इनवाइट करना है तो आप कर सकते हो। देखो, ये एक फ्री सेशन है, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ लोगों को नॉलेज देना है, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है दूसरा। तो आप लोग और भी इनवाइट कर सकते हो, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखो। ये सब ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, यहाँ देखो, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। पहले इंडस्ट्री में प्रॉब्लम ये होती थी कि जो भी सॉफ्टवेयर होते थे वो हिडन होते थे, ठीक है। हर कंपनी के अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, आपको सीखने के लिए मौका नहीं मिलता था। बट आज की डेट में ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, चाहे क्यूबरनेटिस है, चाहे ओपन स्टैक है, ये सब आपको हेल्प करते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज को ओपनली पढ़ने के लिए। आप गूगल पे कहीं भी जा सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, कहीं भी क्लासेस कर सकते हो, आप आराम से उनको पढ़ सकते हो, ठीक है। पढ़ के आप सीख के उन पे काम कर सकते हो। तो इस चीज का आप प्लीज एडवांटेज उठाओ, इसको आप लाइटली मत लो। आपके पास मौका है, क्लाउड ने आपको मौका दिया है, क्लाउड ने आपको एक्चुअली मौका दिया है कि आप पढ़ के बाहर निकल सकते हो। अगर आप इतने सालों से एक कंपनी में एक प्रोफाइल पे परेशान हो, तो आपको पढ़ने के लिए मौका मिल रहा है, आप पढ़ो और आप आगे जा सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर आप कंपनी में खुश हो और आपको और नॉलेज लेनी है, तो आप नॉलेज भी ले सकते हो, बिकॉज ये ओपन टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत चीपर होती हैं। आप अगर एक कंपनी का फायदा कराना चाहते हो, तो आप इन टेक्नोलॉजी को प्रपोज करके आप अपनी कंपनी की कॉस्ट सेविंग कर सकते हो, टेक्नोलॉजी वाइज, नॉट इन टर्म्स ऑफ ले ऑफ। तो टेक्नोलॉजी वाइज आप हेल्प कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इससे कोई ले ऑफ होता है। क्लाउड के आने के बाद आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिली है सीखने के लिए, नई चीजें पढ़ने का मौका मिला है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, आप लोग। कृष्णा जी, हाँ हाँ। लाइक I've gone through your PPT और मैं काफी कुछ समझा हूँ बेसिकली, हम्म although it's new for me. हम्म। Like, is it okay with you if I can come up with some question later on, or what do you? हाँ हाँ, ये सर, श्योर श्योर, डेफिनेटली। देखो, आप मुझे मेल कर सकते हो, मैंने मेल आईडी भी अपनी पब्लिक कर दी है, जी हाँ, I ठीक can है। see that. आप मुझे मेल कर Yeah, सकते हो, और इफ फर्दर रिक्वायर्ड होगा तो एंड आई विल शेयर माय नंबर आल्सो, तो आप मुझे कॉल yeah, भी कर सकते yeah. I was actually I'm relating this thing to my current work जो मैं कर हो। रहा हूँ टेलीकॉम में. हम्म So मैं कुछ चीजें relate कर पा रहा हूँ. So because I just want to just confirm those things. So हम्म। maybe on the mail I will just come back to you, sir. हाँ हाँ, डेफिनेटली यार, नो प्रॉब्लम, आप कभी भी कैसे भी Thank you. कांटेक्ट कर सकते हो।
ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सेशन में मजा आया होगा एंड इन बिटवीन आप लोग कुछ प्रैक्टिकली भी हैंड्स ऑन कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट देता हूँ, आप लोग करना चाहे तो कर सकते हो। आप अपने लैपटॉप के ऊपर एक ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करो, ठीक है, विंडोज के ऊपर। और उसके बाद आप उसके अंदर एक सेंटोस की इमेज आती है 7.7 या 7 जो भी सेंटोस 7 फ्री ओपन सोर्स है, ठीक है। मैं आपको कोई भी वैसा सॉफ्टवेयर नहीं बता रहा लाइसेंस वाला। Oracle वर्चुअल बॉक्स फ्री आता है, एक सेंटोस की आप इमेज डाउनलोड कर लो, आईएसओ इमेज, वो भी फ्री आती है, ठीक है। आप अपने लैपटॉप पे एक वीएम बनाओ, वीएम बना के आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करो। उसके बाद आप उसके अंदर जब इंस्टॉल कर लो तो इंटरनेट कनेक्ट करना। इंटरनेट जब आपका कनेक्ट हो जाएगा तो आप उसके ऊपर डॉकर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, डॉकर इंजन। आपको सिर्फ इतना लिखना है यम इंस्टॉल डॉकर। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली इंटरनेट से कनेक्ट करके आपका डॉकर इंजन इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद आप अपने वीएम के अंदर कंटेनर्स चला सकते हो। अगर आपको, मैं ये नहीं कह रहा आप कंटेनर्स को पूरा टेस्ट करो, लेकिन आप अगर आपने उतना कर लिया तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस दोनों आपको समझ में आ जाएगा, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ प्रैक्टिकली भी आप समझ पाओगे, ठीक है। तो ओके देन, थैंक यू। आप लोगों का वीकेंड अच्छा जाए, ठीक है, आप लोगों का अच्छा वीकेंड गुजरे।